हाजिर बलूच की लड़ाई थी, ये कब शुरू हुई और इसमें क्या क्या मामला पेश आए? ओल्ड सिटी एरिया से एक लड़के की बॉडी मिली थी, बी हेडेड बॉडी ना, उर्दू स्पीकिंग था। सिर्फ बलोच बोलने वाला बलोच था, बाकी इसके अलावा सब माजर थे। एमकेएम का महाजिर था, तो वो ज़्यादा सवाब वाला महाजिर था उसको मारना। अच्छा हाँ, माजर दो हाँ, तो ये ड्रिल किस तरीके से करके बंदे को मारते थे? ड्रिल मतलब ड्रिल, जैसे ड्रिल मशीन आप दीवारों पे करते हैं वो वैसे इंसानों पे इंसानों पे करते थे। करते थे। उनके हाथ पैरों पे करते थे, उनके चेहरों पे करते थे, उनके सर पे करते थे, उनके पैरों पे करते थे। मतलब वो जितना ज़्यादा वो इम्प्रेशन देते थे कि यार हम कितने जालिम हो सकते हैं, आप जितना सोच लो हम उससे भी ज़्यादा जालिम हो सकते हैं। सर बोलते हैं गफ्फार ज़िक्री के बारे में मशहूर इसको गोली नहीं लगती। एक वाहिद आदमी था गफ्फार ज़िक्री, जिसके आगे रहमान डकैत जो है वो झुका था। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लियारी के बारे में। लियारी में 2003 के बाद जो गैंग वार एकदम उरूज पर आया, कौन कौन से किरदार कितने उरूज पर थे और किस तरीके से ये गैंग वार इतना खतरनाक हुआ, इस सब सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर हैं फराज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फराज साहब, ये 2003 का, इससे पहले जितने ये बाबू डकैत और ये होते थे, लेकिन ये इतने लेवल या मतलब इतने सफाक नहीं थे। लेकिन ये 2003 के बाद हमने देखा लियारी के अंदर एकदम गैंग वॉर इतनी उरूज पे और इतनी खतरनाक हुई। क्या सर ये मंजर था? आपने तो बड़ा कवर किया है, बाबा लाडला से भी आपकी मुलाकात रही है, इसके अलावा गफ्फार जिगरी से भी आपकी मुलाकात रही है, तो सर क्या मामला था ये सब? देखिए, पहले सबसे पहले तो जो गैंग वॉर शुरू हुआ वो शुरू हुआ रहमान डकैत वर्सेस जो है वो अरशद पप्पू गैंग। रहमान चूँकि पहले अरशद पप्पू के जो वालिद थे उन्हीं के साथ काम किया करता था, उन्हीं के अंडर काम किया करता था। लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से उसको बिल्कुल अलग होना पड़ा और उसने बाद में अपना एक गैंग बनाया। और गैंग के बाद फिर जो है वो पप्पू, क्योंकि शुरू से ही रहमान को पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब उसके वालिद के साथ काम करता था तो वो हर चीज़ समझ लें उसके उसको देखना, काम को चलाना, सारी सिस्टम, तो वो उस चीज़ से वैसे ही उसमें एक कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स वाला आदमी था। और मतलब बाप को आ, बेटा ने, बेटे ब को नहीं दे रहा है, इसको नहीं, इज्जत दे रहा हाँ, है। मतलब ये समझ लें कि उसको ये था कि यार ये आगे जा रहा है। और अरशद पप्पू का जो नेचर था वो शुरू से ही थोड़ा-सा मुख्तलिफ था। बहुत कुछ आप ये कह लें कि ज़ालिम टाइप का भी था। मतलब रहमान में और अरशद पप्पू की अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें, तो अरशद पप्पू और रहमान की पर्सनैलिटी में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। रहमान बहुत सुलझा हुआ, आप कह सकते हैं कि एक सुलझा हुआ इंसान था, गैंगस्टर अपनी जगह, लेकिन एक बड़ा सुलझा हुआ, समझदार और चीज़ों को लेके चलना, समझना, अ, यही वजह थी कि वो कामयाब रहा। जब तक वो ज़िंदा रहा, वो चीज़ों में कामयाब रहा। उस एक वैसा गैंग जैसे अरशद पप्पू का गैंग था, उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनाइज़ तरीके से वो अपना गैंग चला रहा था और उसको बड़ी कामयाबियाँ भी मिली। कुछ चीज़ें बाद में जाके ख़राब भी होती हैं, वो तो लाज़मी होता है, जब आप इतना बड़ा गैंग चलाते हैं तो उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अरशद पप्पू और रहमान डकैत का एक तरह से अगर मवाज़ना किया जाए तो उन दोनों में रहमान डकैत बहुत बेहतर था। अच्छा। शफ़ाक़ियत के हवाले से भी अगर देखें आप, अपना गैंग चलाने के हवाले से भी देखें, क्योंकि कुछ यूँ तो वैसे आप देखें कि कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, लेकिन फिर भी वहाँ पर शुरू में हुआ करते थे। और उनकी जो वायलेशन हुई या उनको ब्रेक किया गया, वो भी पप्पू की तरफ से किया गया, रहमान की तरफ से नहीं किया गया। क्योंकि वहाँ पर पहले यही होता था कि हाँ, आप सिर्फ़ गैंग वॉर टू गैंग वॉर होगा, गैंगस्टर टू गैंगस्टर वो लड़ाई रहेंगे, होगी। लड़ाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को या जो मोहल्ले वाले हैं या आने-जाने वाले हैं, ऐसा कोई वहाँ नहीं था सिलसिला। लेकिन ये पप्पू ने सिलसिला शुरू करा, फिर पप्पू के साथ एक मजीद स्पीड हुआ करता था, वो भी उसी नेचर का आदमी था बिल्कुल, और उसकी भी साइकी बिल्कुल पप्पू जैसी थी। तो दोनों समझ लें कि एक तरह के लोग थे, तो वो फिर उसको वैसे ही जो है वो ये समझ लें कि बड़ा घटिया टाइप का गैंग चला रहे थे वो, या बहुत ही कोई गिरा हुआ टाइप का जो है ना, इस तरह सर के। अरशद पप्पू के गैंग के अहम कारिंदे कौन थे?
और रहमान डकैत के उस देखिए वक्त? अरशद पप्पू के गैंग में कोई ख़ास इतने कमांडर्स नहीं थे जितने रहमान के पास हुआ करते थे। पप्पू का जो एरिया था वो समझ लें ये पाक कॉलोनी, जहानाबाद, ये शेरशाह, इस तरह के जो एरियाज़ से ये जो पीछे के इलाके थे वो सारे पप्पू के पास हुआ करते थे। और ये जो सारा फ्रंट का एरिया था वो सब रहमान के पास मेन था। लियारी जो जिसे हम मेन कहें। लियारी हम जिसको कहते हैं ना वो रहमान के पास हुआ करता था। बाकी जो पीछे के एरियाज़ थे वो लियारी भी नहीं कहलाते। लेकिन बिल्कुल। वो लियारी ही कहलाया करते थे और लियारी के भी कुछ एरियाज़ उसके पास थे। तो जैसे ही गफ़ार ज़िक्री उसके पास एक मेन कमांडर था, मजीद स्पीड उसके पास एक मेन कमांडर था। तो उसके पास इतने कमांडर्स नहीं थे जितने के रहमान डकैत के पास थे। रहमान डकैत के पास तो कोई आप कह लें कि 20 के करीब जो है अराउंड 20 के जो है वो आगे पीछे कमांडर्स होंगे जो उसने जैसे आप एक वक़्त में एमकेएम के पास सेक्टर इंचार्ज हुआ करते थे कि गुलबर्ग सेक्टर, एफबी एरिया सेक्टर हो गया, लियाकताबाद एफसी एरिया सेक्टर हो गया या आराम बाग का सेक्टर हो गया या सदर का हो गया या पाक कॉलोनी या इसी तरह वहाँ पर भी जो है वो हर एरिया था और हर एरिया का अपना-अपना एक कमांडर था। तो तकरीबन कोई 20 के करीब कमांडर्स मशहूर थे। कौन कौन से इनके पास वो थे? मशहूर तो वो बहुत थे, ताज मोहम्मद ताजू था, ताजू, ता उस्ताद ताजू। उस्ताद उस्ताद ताजू कमांडर था, बादशाह खान था, फैसल पठान था, बाबा लाडला था, वो झेंगू था, मतलब इस तरह के उसके पास तो सारे ही मशहूर थे, कौन मशहूर नहीं था ये वहाँ पर। रहमान के पास थे। ये रहमान के पास थे सारे, मतलब मैं तो कहूँगा कि जिसका भी आप नाम लें तो उसकी एक हिस्ट्री निकलती है, उसकी एक अपनी एक खुसूसियत निकलती है कि यार ये इस हवाले से मशहूर था, ये इस हवाले से जैसे झेंगू के बारे में कहते थे कि जब वो किसी का मर्डर करता था, किसी को मारता था तो उसकी लाश पे खड़ा होके जो लेवा उनका एक डांस होता है वो लेवा डांस किया करता था। तो वहाँ पर हर एक की अपनी-अपनी एक खुसूसियत थी, वो किसी न किसी नाम से, किसी न किसी बात से, किसी किसी खुसूसियत से जाना जाता था। तो इस तरह मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो रहमान का गैंग था वो काफ़ी ऑर्गेनाइज़ था, हर लिहाज से पप्पू के मुकाबले में। और पप्पू की पॉलिसीज़, पप्पू का जो जज़्बातीपन था या सारी चीज़ें थी जो वो उसको हमेशा लेके ही डूबी। यही वजह थी कि फिर पप्पू पकड़ा भी गया, अरेस्ट हो गया। लेकिन जब असल में मैं कहता हूँ कि जो पप्पू का और मशहूर तो हमारी नज़र में यही है कि रहमान डकैत और अरशद पप्पू सही है वो स्टार्ट हुआ 2002 के इस एंड में 2003 के शुरू में। लेकिन वो ज़्यादा अरसे चला नहीं, 2-4 साल ही चला फिर अरशद पप्पू अरेस्ट हो गया, मेरे ख़्याल 2006 में अरेस्ट हुआ। लेकिन उससे पहले उसके पास जो है वो गफ़ार ज़िक्री आ चुका था। अच्छा। गफ़ार ज़िक्री उसके गैंग में आ चुका था और गफ़ार ज़िक्री के साथ भी 3 लड़के हुए थे जिसमें डॉक्टर शुएब और 2 और लड़के हुआ करते थे। बेसिकली ज़िक्री का भी गैंग था। गैंग कह लें या आप समझ लें 4 दोस्तों की एक एक ग्रुप था और उन सब ने एक साथ ही जॉइन करा था और वो चारों बड़े ज़बरदस्त लड़के थे। तो जब समझ लें कि जब ज़िक्री ने गैंग जॉइन किया तो ज़िक्री ने उसके गैंग में जान डाली असल में। अच्छा, हाँ, अरशद पप्पू के। अरशद पप्पू के गैंग में। और यही वजह थी कि जब पप्पू अरेस्ट होता है तो पप्पू के जाने के बाद जो उसका सक्सेसर होता है, वो गफ़ार ज़िक्री होता है। असल जो मैं जो समझता हूँ कि असल जो टफ़ टाइम रहमान डकैत को किसी ने दिया वो अरशद पप्पू से कहीं ज़्यादा गफ़ार ज़िक्री दे रहा था। उसके मरने से उसके अरेस्ट होने से पहले भी, उसके अरेस्ट होने के बाद तो बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया। उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि जो ज़िक्री था वो रहता था अली मोहम्मद महल्ला में, जिसको ज़िक्री पाड़ा भी पाड़ा कहा बोलते जाता हैं। है। तो वो समझ लें कि ये रहा, तो ये पूरा लियारी है। बीच में बिल्कुल बैठा हुआ। वो इस तरह रह रहा था और वो इतना सही छोटा-सा एक एरिया था। अच्छा, तो ये वो एरिया तो नहीं है 16-17 गलियां जाके एक ही जगह पे खत्म होती हैं? बस वो समझ लें ऐसा ही था और उसको क्योंकि बीचों बीच था और उस इतनी सी छोटे से पॉकेट्स के अंदर रहना, सर्वाइव करना, उसी में आपकी जो है जितनी रिसोर्सेस हैं और आपकी मूवमेंट है, आपकी एक्टिविटीज़ है, लाज़मी आता है कि आपको वेपन की सप्लाई भी चाहिए होगी, आपको खाने-पीने की भी सप्लाई चाहिए होगी। मतलब हर जो आपकी सप्लाई लाइन है वो भी जारी रहनी चाहिए। तो आपकी मूवमेंट भी होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा रहमान को जो टफ़ टाइम दिया, वो गफ़ार ज़िक्री ने दिया।
सर अरशद पप्पू ग्रुप की क्या सफाकियत किस लेवल की थी? यार अरशद पप्पू का जो गैंग था ना वो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा सफाक गैंग अगर लियारी में कोई गुजरा है। लोग कहते हैं, अब मैं इसका आप अंदाज़ा इससे लगाइएगा इस बात से कि अरशद पप्पू के साथ क्या हुआ है, उसको किस तरह मारा गया, किस तरह काटा पीटा गया, किस तरह जलाया गया, किस तरह जो है वो गटर उसकी में से गटर में उसकी हड्डियां बहाई गई। यही अरशद पप्पू करता था, लोगों के साथ। यही अरशद पप्पू करता था, और वही सब उसके साथ हुआ। सो उजैर जान के वालिद को भी इसी ने मारा था? हाँ, ये क्या वजह थी? बोलते हैं उजैर जो था बड़ा चिल कारोबारी शख्सियत का बेटा, बड़ा इसके वालिद को क्यों मारा इसने? वो उसमें भी मुख्तलिफ बातें सामने आती हैं, लेकिन जो एक मेन बात सामने आती है वो ये आती है कि एक्सटॉर्शन के लिए जो है वो लेके गए थे, गोली लग गई थी। जब गोली लगी उसके तो वो डर गए। सर मतलब कि करता क्या थे इनके वालिद साहब अरशद ये उजैर जान के? वो तो ट्रांसपोर्टर थे ना। सही, उनको ट्रांसपोर्टर ये लेने कौन है, इनको उठा के कौन लेके गए? यही लोग उठाते हैं। अरशद पप्पू हाँ, वाले। यही लोग उठाते हैं, यही लोग लेके जाते हैं, और यही लोग जो है वो एक गोली मार देते हैं, और मेरे ख्याल उसकी टांग पे लगती है। और शायद इनको भी अंदाज़ा नहीं होता, जब गोली लग जाती है ना तो ये डर जाते हैं, और ये डर के मारे उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो वो जो ब्लीडिंग इतनी हुई, उस ब्लीडिंग की वजह से वो मर गया। तो ये भी एक वजह थी जो रहमान उसके और ख़िलाफ़ हुआ था, और इसीलिए ये सिलसिला और भी आगे जाके बढ़ा था। और रहमान के बाद जो है वो उज़ैर, क्योंकि उसका करीबी रिश्तेदार भी था और एक न्यूट्रल आदमी था, क्योंकि कुछ लोग और कुछ सोच के बैठे हुए थे कि रहमान की जगह किसी और को आना चाहिए। हम कुछ और सोच रहे थे, लेकिन आया उज़ैर बलोच इसमें, जो उसका सक्सेसर बना वो उज़ैर बलोच बना। क्योंकि उज़ैर बलोच अगर आप देखें तो उसका कोई ऐसा ख़ास बैकग्राउंड बैकग्राउंड नहीं था। नहीं था कि वो कोई गैंगस्टर हो या इन एक्टिविटीज़ में हो, वो तो सीधा-साधा आदमी था। वो समझ लें एज़ अ डमी उसको एक पपेट बिठा दिया था वहाँ पर, उसकी जगह के ऊपर, और जैसा-जैसा उसको जो है डायरेक्शंस दी जाती थी, इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, वो वैसा-वैसा लेके चल रहा था गैंग को। सर ये इनकी आपस में फिर लड़ाई किस बात पे हुई, अरशद पप्पू ग्रुप की और रहमान डकैत के ग्रुप की? असल में टफ वार थी ना, एरिया थी। अच्छा, एरिया की बात है। बेसिकली तो ये थी, जो उनका अपना जो बेसिकली जो ड्रग्स का बिज़नेस था, या आप ये कहें जुए सट्टे और ये सारे जहाँ जहाँ से पैसा आना था, ये था। और जितना एरियाज़ जिसके पास होंगे वो उतना ही ज़्यादा कमाएगा, उतना ही ज़्यादा आगे होगा, उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तो मेन जो जंग थी वो तो इस जो गैंग वॉर था वो यही था। पर्सनल तो थी उनकी, शुरू से ही थी, गैंग वॉर होने से पहले से ही थी। लेकिन जब गैंग वॉर शुरू हुआ तो उसके बाद वो चीज़ें मतलब ये कि वो ऐड होती गई उसके अंदर चीज़ें, तो वो बढ़ती चली गई थी। फिर लड़ाई में पहला नुकसान किसका हुआ? लड़ाई में दोनों तरफ से नुकसान होता था। बड़ा कमांडर के? सही है, नहीं दोनों तरफ से नुकसान होता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा नुकसान पप्पू को हुआ हमेशा। क्योंकि सही। उसके लोग वैसे भी मारे गए, कुछ पुलिस एनकाउंटर्स में मारे गए, कुछ रहमान की तरफ से मारे गए, तो वो दिन-ब-दिन वैसे भी कमज़ोर हो रहा था। अगर आप ये देखें ना कि पप्पू के अरेस्ट होने के बाद सिर्फ़ एक आदमी है जो पूरा गफ्फार, गैंग चला रहा है, गफ्फार जिक्री। वो गफ्फ़ार ज़िक्री है, और वो भी गफ्फ़ार ज़िक्री था जो गैंग चला रहा था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो नहीं, इतने अरसे सर्वाइव कोई नहीं कर सकता था। सर बोलते हैं गफ्फार जिक्री के बारे में मशहूर है, इसको गोली नहीं लगती थी। गोली नहीं लगती थी। गोली बेसिकली गफ़्फ़ार ज़िक्री जो था वो मैं कहता हूँ वो रहमान को, जैसे लोग कहते हैं और मैं भी समझता हूँ कि रहमान बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत शार्प था और बहुत स्मार्ट था। लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा गफ़्फ़ार ज़िक्री था। लोग ये बात शायद जानते नहीं हैं, क्योंकि मेरा उससे काफ़ी पर्सनल ताल्लुक़ रहा है ज़िक्री से, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, वो गफ़्फ़ार जो था वो रहमान को बहुत पीछे छोड़ चुका था। उसका अंदाज़ा आप एक सिर्फ़ इस बात से लगाएँ कि रहमान डकैत ऐसे ही नहीं बना था। रहमान डकैत बहुत से लोगों को मार के, बहुत से लोगों को झुका के, बहुत से लोगों को अपने साथ मिला के रहमान डकैत बना था। तो एक वाहिद आदमी था गफ़्फ़ार ज़िक्री, जिसके आगे रहमान डकैत जो है वो झुका था, वो ये कब गफ़्फ़ार हुआ था ज़िक्री सर? था। ये उसके आखिरी दिनों में,
अच्छा, रहमान डकैत। आखिरी दिनों में यही हुआ था कि जब रहमान डकैत के मरने से एनकाउंटर से पहले गफ़ार ज़िक्री को उन्होंने अपने ग्रुप में मिला लिया था, जॉइन करवा लिया था। और उसके लिए भी काफ़ी सारे नेगोशिएशंस हुए थे, काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई थी, सारी चीज़ें हुई थी, काफ़ी ऑफ़र दी गई थी, क्योंकि अ, पूरा लियारी था रहमान के पास, सिर्फ़ एक एरिया नहीं था। हाँ, और एक आदमी था उसके मुखालिफ। कहने वही। को तो हम ये कहते थे कि अरशद पप्पू और वर्सेस रहमान डकैत, लेकिन वो सिर्फ़ ये हो रहा था कि अगर देखा जाए तो वो सिर्फ़ पूरा लियारी और एक टुकड़ा, पूरे गैंगस्टर्स और एक गफ्फार ज़िक्री, बस अकेला। ये अकेला। तो उसने बहुत कोशिश करी, ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं करी, बहुत कोशिश करी उसने, जितनी वो कोशिश कर सकता था उसने कोशिश करी। अल्टीमेटली जो है वो आखिर में जाके उसको उसके साथ बात करनी पड़ी, उसको अपने साथ मिलाना पड़ा। तो मैं कहता हूँ अगर उसको ये कहा जाए कि जी वो रहमान किसी के आगे झुक गया, तो वो गफ़ार ज़िक्री था। और यही हुआ कि गफ़ार को उन्होंने अपने गैंग में आखिरकार मिला लिया और ये बात हुई थी कि जी ठीक है, तुम अपना काम करो, तुम हमारे साथ ही काम करना, हमारे अंडर हो जाओ, ये जो जंग है ये नहीं होगी, तुम वहीं से ऑपरेट करो, तुम जो काम कर रहे हो वो सारे काम करो, सारी चीज़ें करो, पर लेकिन लड़ाई नहीं होगी। तो वो अपना इस चीज़ पे राज़ी हो गया था आखिर में, और उनके साथ मिल चुका था वो। ले मतलब कि रहमान डकैत वन मैन आर्मी बनना चाह रहा था लियारी के अंदर, उसने इसको उसका भी साथ बनाया। हमेशा से यही ड्रीम था, यही था कि बस मैं हूँ, सही। बस। तो वो हमेशा से यही था कि मैं हूँ, बस मैं ही हूँ। यही वजह है कि उसने जो उसके खिलाफ था, जो बीच में आता था, वो सबको ख़त्म कर देता था। सर, रहमान डकैत कम अब एनकाउंटर ये कैसे हुआ और इसमें कौन कौन से लोगों ने किरदार अदा किया? बोलते हैं कि धोखे से भी मारा गया। देखिए हमारे पास जो ऑफिशियल है वो तो यही है कि जब चौधरी असलम साहब जेल से छूट के आए तो उसके बाद उनको एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट का जो है वो चार्ज दिया गया। और थोड़े दिनों में एक दिन खबर आती है हमारे पास कि जी वो इनकाउंटर हो गया और रहमान डकैत मारा गया। और फिर वो बताते हैं कि जी यहाँ से जा रहा था, हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी और इस तरह इनकाउंटर हुआ और ये मारा गया। और फिर उसके साथ एक और ख़बर भी आती है कि नहीं यार ऐसा नहीं था, रहमान को पहले ट्रैप किया गया, उसको पकड़ा गया और बाकायदा कुछ पैसे भी मंगवाए गए, कोई 3 करोड़ के करीब जो है वो कोई रकम थी वो भी ली गई उससे कि उसको इसके बदले में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो उसको एनकाउंटर किया गया। तो देखिए हमेशा से ये रहा है, जब भी कोई मेजर एनकाउंटर होता है तो कंट्रोवर्सी इसके साथ होती है। अब वो कित क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर कोई इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला तो है नहीं। कुछ दिनों वो चलती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो उस केस की तो हमें ये अब वाक़ई में हक़ाइक़ सामने आ सकें असल के क्या हुआ था बेसिकली। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको पहले पकड़ा जाता है और पकड़ने जाने के बाद उनसे जितनी रिकवरी वो की जा सकती है कैश की सूरत में, गोल्ड की सूरत में या वेपन्स की सूरत में, तो वेपन्स तो अक्सर आप देखते हैं कि काफ़ी शो किया बिल्कुल जाता दिखा है। देते हैं। लेकिन आपने शायद ये नहीं देखा हो कि कभी आपको कैश दिखाया गया हो कि इतने करोड़ हमने रिकवर कर लिए या इतने लाख, इतने मिलियंस हमने रिकवर करे या इतना सोना हमने इस गैंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, गैंगस्टर्स के हवाले से, ये शायद ही कभी देखने में आया हो। वेपन्स बहुत दिखाया जाता है। बिल्कुल। सर, आपकी इत्तलात क्या है कि चौधरी असलम ने किस तरीके से रहमान डकैत को मारा था? देखिए उस वक़्त आप समझते हैं कि दोनों के पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको कहा जाता है कि हमेशा से इन दोनों के पीछे वही लोग थे, वही एक पॉलिटिकल पार्टी रही थी। तो यकीनन कहीं न कहीं उसको ट्रैप किया गया और ट्रैप करके जो है उसको मारा गया। क्योंकि रहमान को अगर देखा जाए तो रहमान भी उस वक़्त इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस हुए थे 2008 के, तो उसमें भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसने गवर्नमेंट बनाई थी। तो दोनों उस वक़्त पावर में थे। रहमान भी, चौधरी साहब भी, दोनों ही अपनी जगह ओवर कॉन्फिडेंट थे। बेसिकली 2 और ओवर कॉन्फिडेंट जो लोग थे उनके आपस की जंग थी, उसमें एक जीत गया और एक हार गया। सर, सुना है कि रहमान डकैत के एनकाउंटर से पहले
2008 के इलेक्शन में बड़ा तंग किया था, रहमान लीडर बनना चाहता था, डकैत नाम हटा के अब सरदार रहमान बलोच बनना चाहता था। जी ये क्या था? वो अगर आप उन दिनों लियारी विज़िट करते तो आपको नज़र आता कि जगह-जगह वॉल चॉकिंग हुआ करती थी और जगह-जगह बाकायदा बैनर्स लगे होते थे और उसमें लिखा जाता था कि सरदार अब्दुल रहमान हाँ, बलोच उर्फ खान भाई। खान भाई बड़ा हाँ, मशहूर है। खान भाई। तो सरदार अब्दुल रहमान बलोच खान भाई। ये खान भाई वाला क्या सीन था सर? रहमान डकैत कहीं भी नहीं था। ऐसे ही? और क्योंकि हमेशा से ये कहा भी जाता था कि रहमान को जब रहमान डकैत कहा जाता है ना तो उसके ना दिल पे लगती है जाके, उसको ना सुई की तरह चुभती है ये बात, उसको कभी भी ये पसंद नहीं था कि मुझे डकैत कहा जाए। लेकिन क्योंकि वो जिस तरह का गैंग चला रहा था तो ये समझ लें कि कहते हैं कि वो धब्बा मिटाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जब आप ये देख रहे हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट मेरे साथ है और जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ और वो आज एक गवर्नमेंट बनाने जा रही है या बना ली है, तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर वो आप भी सोचते हैं बैठ के कि यार मुझे भी ये चीज़ें आगे मूव करना है जाके। तो रहमान भी उस वक़्त काफ़ी हद तक जो है वो इस उसमें आ चुका था कि यार मुझे अ, इस लेबल को हटाना है और इस लेबल को लेके आना है, ऐड करना है अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आप देखें एंड के दिनों में उसकी ज़िंदगी के उनके एनकाउंटर से पहले, तो रहमान की ज़िंदगी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी थी। मतलब बराह रास्त वो किसी गैंग वॉर में नहीं हुआ करता था, किसी ऐसी एक्टिविटी में नहीं होता था। उसने ओवरऑल जो कंट्रोल था वो सारा बाबा लाडला के हवाले कर दे। उसके हवाले हैंड ओवर कर दिया था। और हर चीज़ जो भी हो रही थी वहाँ पर, जो भी एक्टिविटी हो रही थी, जितनी फाइट्स हो रही थी या जो कुछ भी हो रहा था, वो उस वक़्त बाबा लाडला के हैंड ओवर था। जो जितने भी इश्यूज़ हैं, हाँ, आप ये वाली चीज़ें अगर देखें कि सोशल अगर कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं लियारी के अंदर या अगर लोगों की मदद के हवाले से हो रही हैं, लोगों को राशन देने के हवाले से हो रही हैं, किसी भी तरह की लोगों की फाइनेंशियल एड के हवाले से हो रही हैं या मेडिकल के ट्रीटमेंट लिए हो गया उधर, ट्रीटमेंट हो गया, उसके लिए कैंप उन्होंने एक लगने। छोटा-सा हॉस्पिटल टाइप भी बना हम्म। दिया। एम्बुलेंस भी अच्छा। ले ली भाई। तो और तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी और इसी बेस पे जो है वो जो बैनर्स लग रहे थे वो भी इसी बेस पे लग रहे थे। तो वो अपने आप को आप ये समझ लें कि उनका शुरू से एक वो एम बन गया था कि यार उनको पॉलिटिक्स में इन होना है। और पॉलिटिक्स में इन होने के साथ-साथ आपके पास जो सबसे पावरफुल सीट थी ना, वो ये थी कि आपको होम मिनिस्टर बनना है। अच्छा। तो ये रहमान की ज़िंदगी से शुरू हुई थी और उज़ैर तक चली थी। होम उज़ैर भी मिनिस्टर। यही चाहता था। उज़ैर भी यही सपने देख रहा था बैठ के। यहाँ तक कि जब लियारी ऑपरेशन हो रहा था, जो चौधरी असलम वाला लियारी ऑपरेशन था, तो उसमें ऑपरेशन वाले दिन जिन दिनों ऑपरेशन हो रहा था, तो उस दिन भी मैं अंदर गलियों में ही घूम रहा था। तो वहाँ उज़ैर से भी मुलाकात हुई थी और ख़ैर उज़ैर से मुलाकात होने के बाद बाबा से भी मुलाकात हुई थी, फिर उज़ैर से मुलाकात हुई थी और फिर उसके बाद जो है बाहर पुलिस खड़ी हुई थी, वो पुलिस तो अंदर जा नहीं पा रही थी, ख़ैर हम किसी न किसी तरह से अंदर चले जाते थे। तो उस वक़्त मुझे सिकंदर सिक्कू भी मिला। तो सिकंदर सिक्कू बाबा लाडला का राइट हैंड हुआ करता था और बड़ा ज़बरदस्त सा लड़का था, स्मार्ट सा लड़का था, गिलगिती टाइप पता नहीं कैसा गोरा-सा, अच्छा। छोटा-सा, मोटा-सा और ये सोने की मोटी-मोटी चेनें पहनी हुई होती थी और पूरे पट्टे उसके लगे हुए होते थे, गोलियाँ, पता नहीं क्या-क्या उसके पास होता मतलब फुल जिसको आप कहते हैं ना कि यार आप कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं, बस वो वाला एक कैरेक्टर था वो सिकंदर सिक्कू ना, था भी थोड़ा-सा मज़ेदार। तो और मुस्कुराता भी रहता था, पता नहीं मुझे देख के अक्सर मुस्कुराया भी करता था। तो ऐसी बातों-बातों में पता नहीं ऐसी कोई बात हुई तो उसने बोला नहीं भाई हम जाएँगे अभी उसमें सियासत में और भाई जो है वो मिनिस्टर मैंने मैंने उसको ऐसे ही छेड़ा कि भाई पॉलिटिक्स में और मिनिस्टर बोला मिनिस्टर नहीं होम मिनिस्टर। अच्छा, उज़ैर जान होम मिनिस्टर हाँ, बनेगा। तो वो उन लोगों के माइंडसेट में ना ये चीज़ बैठ चुकी थी कि हमें जो है वो ये जानना है और क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल जो चीज़ थी वो यही थी कि
होम मिनिस्टर वाला सीन जो है, क्योंकि ये वाली सीट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो काम उनके हाँ, हैं, जो सारे। उसमें पुलिस को लगाना हटाना, ये सारी चीज़ें, ये सब करना जो है वो ये था इसके लिए। अच्छा सर, रहमान का एनकाउंटर हो जाता है, उज़ैर सीट संभाल लेता है, उसके बाद एकदम हर गैंग तितर बितर हो जाता है, हर बंदा अलग अपना गैंग बना लेता है और असल लड़ाई शुरू होती है रहमान के मरने के बाद। ये क्या सूरत हाल थी? देखिए, उसमें जो सबसे अहम किरदार जो है वो रऊफ़ नाज़िम, उसका भाई अमजद लाशारी, ये कैरेक्टर्स जो है ना, इनको समझा जाता था कि ये लोग मास्टरमाइंड हैं रहमान के एनकाउंटर्स के पीछे, और यही वो लोग हैं जो इसके बाद आने वाले हैं। ऐसा नहीं हुआ, फिर इनके ख़िलाफ़ इन लोगों ने बड़े हमले भी करे, ये लोग भाग गए यहाँ से और अपनी जान बचाने के लिए, और क्योंकि इन्हीं का नाम मंज़र आम पर आया सबसे पहले कि यही लोग जो हैं कहीं न कहीं इन्वॉल्व्ड हैं। और दूसरा ये कि फिर उसके बाद फिर ये अनाउंस कर दिया जाता है कि जी, अब फिर हम जैसे सोच रहे थे बैठ के कि यार रहमान के बाद बाबा लाडला आएगा, क्योंकि क्योंकि सबसे चीफ ताकत हो। ऑपरेशनल कमांडर वही है, पूरा गैंग वही चला रहा है, वही ऑपरेट कर रहा है और सारी चीज़ें उसके हैंड ओवर है, तो वो आएगा। फिर एकदम अचानक से जो है वो उज़ैर बलोच आ जाता है, और फिर हम देखते हैं कि थोड़ा-सा उसमें जो है वो सिलसिला, जो पैनिक वाला सिचुएशन थी, वो वाली सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता गैंग दोबारा से ऑर्गेनाइज़ होना शुरू होता है, और उसके बाद काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़ भी हो जाता है। फिर वो अमन कमेटी वाला जो सिलसिला था उस तरह से, और उसके बाद चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई थी। उस वक़्त कुछ अरसे के लिए गैंग, क्योंकि उस वक़्त जब चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई और पैनिक वाली सिचुएशन हो गई, तो वो जो गफ़ार ज़िक्री भी उनके गैंग में उसको जॉइन कर लिया था। तो गफ़ार ज़िक्री भी वो गैंग छोड़ के चला गया था, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। वो शुरू से अपनी मर्ज़ी का मालिक था, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें चलाने वाला आदमी था, सारी चीज़ें वो अपनी तरफ से ऑपरेट कर रहा था। फिर वो रहमान की वजह से और ये सारी चीज़ों की डील की वजह से वो आया था, तो वो रहमान को छोड़ के वो भी चला गया था। तो फिर उसके बाद जो रहमान को कह रहा हूँ, ज़ुहैर बलूच जो रहमान के मरने के बाद रहमान के गैंग को, तो इस तरह फिर, लेकिन बाद में आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बेहतर हुई जब ये रऊफ़ नाज़िम वाला सिलसिला माइनस हुआ, ख़ास तौर पे, क्योंकि सबसे मेन जो किरदार समझा जाता था वो ये इन ये लोगों को दो समझा कौन थे जा सर? रऊफ़ नाज़िम बेसिकली कहते हैं कि रहमान को बनाने वाला, रहमान को चलाने वाला मेन कैरेक्टर था। मतलब मास्टरमाइंड आप कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि जो जो ब्रेन चल रहा है पीछे, हुँ। वो हुआ करता था। उसके बारे में ये कहा जाता था। तो ये इसीलिए उसके ऊपर जो था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो था वो वही होना था। उनको ये सही, लगता था हाँ। कि रहमान के बाद फिर हम आएँगे। हुँ। या उसका बाला हमजद लाशारी आएगा या वो आएगा, वो कमांड करेंगे, तो ऐसा नहीं था। लेकिन इस दौरान ये ऐसा होता, इससे पहले ही वो उन लोगों ने इस पे अटैक करना शुरू कर जो दिया, इसको रहमान के ब्लेम लोग कर थे। दिया। हाँ, सही। तो ये चैप्टर वहीं क्लोज़ हो गया। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता, और फिर सरदार के वो जो उज़ैर बलोच था, उसके सक्सेसर की जो तकरीब हुई, इसमें अनाउंसमेंट हुई, तो उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई थी। सही। तो सर फिर इनका आपस में आपने बताया कि गफ़ार ज़िक्री भी साइड पे हो गया। हुँ। फिर ऐसे ये गैंग, ये टूटने की वजह क्या थी सर? मतलब ये कौन-सा? सब, ये जो उज़ैर के अंडर काम कर रहे थे सारे, गफ़ार भी साइड पे हो गया, बाबा भी साइड पे कैसे हुआ? ये लड़ाई फिर कैसे ये हुई? सब बहुत आखिर में हुई थी। अच्छा, ज़िक्री तो पहले ही छोड़ के जा चुका था, सही। रहमान के मरने के बाद। लेकिन जो बाद में जो बाबा और उज़ैर की जो जंग हुई, अगर आप वो देखें, उससे पहले वो कच्ची कम्युनिटी से लड़े। सही। बहुत अरसा उनकी फ़ाइट हुई। कच्ची कम्युनिटी के साथ अगर हम देखें तो वो ज़िक्री भी था। गफ़ार ज़िक्री वहीं ज़िक्री था। भी उनकी सपोर्ट में था। अच्छा, ये उज़ैर कच्छी वाले तो नहीं थे? नहीं, उज़ैर वर्सेस कच्ची हाँ, कम्युनिटी एक थी। कच्छी भी होता था इनमें कोई, वो उमर कच्ची हुआ उमर था। कच्छी। सही है, तो वो अलग था, वो अच्छा। तो उसका कमांडर वग़ैरह था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो उज़ैर बलोच गैंग, हुँ। या रहमान डकैत तो उस वक़्त मर हाँ, चुका था। जो उज़ैर बलोच गैंग और वर्सेस कच्ची कम्युनिटी हो गई थी। सही। क्योंकि ये जो कलरी का एरिया है, ये सारा एरिया, ये बहुत बड़ा एरिया है। और ये इनके कंट्रोल में नहीं था, ये कच्चियों के पास था, कच्ची कम्युनिटी के पास था। और वहीं उनको कहीं न कहीं ज़िक्री भी, जब वो
इधर लड़े तो ज़िक्री ने उनको सपोर्ट सपोर्ट किया। करना शुरू करा। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी थी वो भी इन हो कूद गई पड़े। उसके अंदर। तो समझ लें कि 3 एक जगह थे और ये ज़हर बलूच का गैंग एक तरफ था। तो काफ़ी अरसे तक तो हमारे पास ये इत्तलात आती रही कि यार ये जो इस लड़ाई है, इस लड़ाई का जो मेन कैरेक्टर है वो बाबा लाडला है। तो उज़ैर की तरफ से। उज़ैर की तरफ से और यही चाहता है कि ये जंग हो, उज़ैर नहीं चाहता। अच्छा। तो काफ़ी अरसे तक तो हम यही समझते रहे कि ये जो जंग की मेन वजह है वो बाबा लाडला है, वो नहीं है। बहरहाल क्योंकि फिर अक्सर मेरी उनसे कच्ची कम्युनिटी में उन लोगों से बात हो रही होती थी, उनके जो लीडर्स वगैरह हुआ करते थे, तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बाबा जो है वो हमारे ख़िलाफ़ ये सब कुछ कर रहा है। मैं अपनी अगर घर की छत पे खड़ा हूँ तो मुझे सामने बाबा के घर नज़र आ रहा होता है। इतना मतलब इतना फ़ासला, इतना डिस्टेंस है और हमें नहीं लगता कि ये जो है वो बाबा ये सब कुछ कर सकता है। तो काफ़ी अच्छा वो कहते थे, वो खुद परेशान रहते थे कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे? लेकिन बड़े अरसे में हमें फिर क्लियर हुई ये बात जाके कि नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली जो उज़ैर बलोच था, वो ये चाहता था, या वो चाहता था या उसके पीछे कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी क्योंकि आप ये करें। क्योंकि और जो बाबा था वो इसके खिलाफ था। लेकिन वो करना मजबूर था, उस वक़्त वो ये सब कर रहा था क्योंकि ऊपर से कहा जा रहा था उसको, पे उज़ैर की तरफ से प्रेशर था। तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपस में चल रही थी। सही। गैंग को लेके, गैंग की पॉलिसीज़ को लेके, इन एक्टिविटीज़ को लेके, फाइट्स को लेके। तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें तो हो चुकी थी, इन हो चुकी थी। फिर दूसरा ये कि आहिस्ता-आहिस्ता फिर देखा कि गया कि वो जो फुटबॉल का जो गेम था उस दौरान जो उस ग्राउंड के बाहर ब्लास्ट हुआ। ज़फ़र बलोच जिसमें ज़ख्मी हुआ था। हाँ, तो वो उसमें जो है वो बेसिकली बाद में पता ये चलता है कि वो जो अटैक था वो बाबा लाडला के ऊपर था। अच्छा। तो बस चीज़ें जो है ना यहाँ से ख़राब हो जाती हैं और यही वजह है कि ये चीज़ें सामने आई बाबा के कि यार ये इसमें ज़फ़र बलोच, उज़ैर बलोच, ये लोग इन्वॉल्व थे सही। और इनकी इन्वॉल्वमेंट थी इस ब्लास्ट के पीछे और इस वजह से ये जो है वो ब्लास्ट हुआ है और ये मुझे मरवाना चाहते थे। तो यहाँ पर जाके इसी वजह से जो है बाबा ने फिर उसको मरवाया उस ज़फ़र बलोच को और फिर जाके ये एक दूसरे के वो खिलाफ खिलाफ हो हुए। गए। सर लड़ाई शुरू होती है। अब उज़ैर बलोच ग्रुप को कौन कमांड कर रहा होता है? यहाँ बाबा लाडला आ जाता है और वहाँ गफ़ार ज़िक्री। अब ये इसी तरह चल रही है जंग। यहाँ पर वो अपनी जंग, वहाँ पर वो अपना कर रहे हैं, बाबा लाडला अपना। और बाबा लाडला तो समझ लें कि एक तरह से ज़िक्री और बाबा एक तरह से साथ ही हो गए थे। उस वक़्त साथ हो गए थे वो। उस वक़्त अब समझे एक तरह से साथ हो गए थे, क्योंकि एक वक़्त तक वो साथ लड़ रहे थे, फिर एक वक़्त में जाके जब कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो वो एक साथ दूसरे के काम कर रहे होते हैं और फिर बाद में भी वो एक तरह से साथ हो जाते हैं। तो ये उज़ैर का कौन कमांड करता है फिर? उज़ैर के पास मुख्तलिफ़ कमांडर्स थे उस वक़्त, तो सारे ही कमांडर्स थे उस वक़्त तो। ताजू से लेके फैसल पठान उस वक़्त बहुत इन था, उमर कच्छी बहुत इन था, तो ये लोग सारे वहाँ से कमांड कर बोलते रहे हैं। हैं ये इनकी लड़ाई के अंदर फैसल पठान का भी हाथ था। वो कोई कोयला गोदाम के ऊपर से कोई बंदा उठाया था इसने फैसल पठान ने। देखिए मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना कि कोई एक वजह नहीं होती है, मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, वो ऐड होती चली जाती हैं, कहीं न कहीं फिर जाके उसका रिएक्शन सामने आना शुरू हो जाता है। तो उस वक़्त भी यही चीज़ें चल रही थी, उससे पहले भी हुआ, जब रहमान मरा उस वक़्त भी ये हुआ, रहमान के मरने के बाद भी ज़हर के टाइम पर भी ये हुआ और आखिरी टाइमों पे जो आखिरी वक़्त था उस वक़्त भी यही चीज़ें होती रही थी वहाँ पर। अच्छा सर, ये जो महाजिर बलोच की लड़ाई थी ये कब शुरू हुई और इसमें क्या-क्या मामलात पेश आए? महाजिर बलूच की लड़ाई जो मेरे ख़्याल है 2011 था या 12 था, ऐसे ही कोई था। और ओल्ड सिटी एरिया से एक लड़के की बॉडी मिली थी, बी हेडेड बॉडी ना, उर्दू स्पीकिंग था। और बस वो दिन था और उसके बाद जो है ये क्योंकि
जो गैंग वॉर था, गैंग वॉर ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई, फिर ये बलोच वर्सेस महाजिर पे आ गया उर्दू था, स्पीकिंग। उर्दू स्पीकिंग के ऊपर। और उसके बाद तो फिर आपको पता है कि किस तरह से क्या-क्या हुआ, और ना सिर्फ ये कि लियारी, लियारी के सराउंडिंग्स, बल्कि पूरे शहर के कोने-कोने तक, गली-गली तक, हर जगह कोई ऐसी जगह नहीं बची थी, जहाँ पर ये खौफ ना गिल ख़ास तौर पे जो गैंग वॉर का था। और ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उस वक़्त किस तरह से लड़कों को उठाया जा रहा था, किस तरह से जो है उनको मारा जा रहा था, ड्रिल किया जा रहा था, काटा-पीट उनके बॉडी के पार्ट्स किए जा रहे थे, उनको सर ये जलाया जा स्ट्रैटेजी रहा क्या था। थी? क्या मतलब सिर्फ बलोच बोलने वाला बलोच था, बाकी इसके अलावा सब माजर थे? नहीं, सब महाजिर नहीं थे, जो महाजिर थे वो महाजिर थे। और अगर वो महाजिर कि उस एमक्यूएम का महाजिर था, तो वो ज़्यादा सवाब वाला महाजिर था उसको मारना। अच्छा। और जो नॉर्मल उर्दू स्पीकिंग था, उसको नॉर्मल सवाब वाला मारना हुआ करता था। तो इस तरह से बस। और इसमें जो है वो बाकायदा ये भी कहा जाता था उस वक़्त कि अगर कोई अच्छा, जैसे कोई यूनिट इंचार्ज या ऐसा कोई एमकेएम का कोई की जो वर्कर हो, तो अगर उसकी इन्फॉर्मेशन इनके पास आ जाए या दे दी जाए, तो उसको बाकायदा ऐसे इन्फॉर्मेशन देने वाले को या पकड़ने वाले को या मारने वाले को नई-नई 1 टू 5 गिफ्ट किया करते थे अच्छा, वो हाँ, लोग। माजिर दो 1 टू 5 लो, हाँ, तो ये नारा उस टाइम उठा था। ये इस वक़्त ये भी सिलसिला चल रहा था, तो मतलब इतना पीक पे चल रहा था। और बेसिकली चीज़ क्या थी? चीज़ थी खौफ़, खौफ़ फैलाना। और वाक़ई में उन्होंने इस चीज़ का अपना इतना खौफ़ फैला दिया था कि लोग उनके नाम से जो है वाक़ई में खौफ़ खाते थे, काँपते थे। और यहाँ तक कि यही नहीं कि सिर्फ़ लियारी, लियारी तो इम्पॉसिबल था। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि कोई लियारी उन दिनों जा सके। लियारी के सराउंडिंग्स में भी जाना बहुत मुश्किल था, और ख़ास तौर पे वो पॉकेट्स के शहर के अंदर जहाँ पर बलूच डोमिनेटेड एरियाज़ थे, उनके इर्द-गिर्द भी जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि बलूच तो आसानी से उस वक़्त, नॉर्मल बलूच की बात कर रहा हूँ, गैंगस्टर्स की नहीं, कि वो तो फिर भी आसानी से घूम लिया करते थे शहर में, लेकिन कोई उर्दू स्पीकिंग ऐसे एरियाज़ में नहीं जा सकता था। सर सुना बोलते हैं बसें भी चेक करके लोग उतार लिया करते थे लियारी के पास। जी, बिल्कुल ऐसा होता था। और बसें चेक करना, सारी चीज़ें करना, जैसे हम लोग बलूचिस्तान में सुनते हैं, वैसा ही सब यहाँ पर हो रहा था। तो ये कि कौन से ग्रुप सर ये करते थे? ये रहमान वो उज़ैर बलोच का जो गैंग था, वो ये काम कर रहा था। और उसमें ये आग सबसे ज़्यादा लीड कौन करता था ये? यही सारे फैसल पठान, उमर कच्ची, ये जितने भी सारे लोग थे, ये सारे सब यही काम कर रहे थे। लीड कोई नहीं कर रहा था, सब लीड कर रहा था। ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती थी, सबको एक ही इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, सब एक ही सब काम एक कर ही रहे हैं, काम पे सब लग एक ही जाता। काम कर रहे थे। मतलब समझ लें कि टोटली उनका मोटिव ही यही था, बस यही काम करना है। उन दिनों सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा था वो यही था, एक्सटॉर्शन जमा करना था और ये लोगों को मारना था। तो सर ये किस तरीके से लड़कों को उठा के चेकिंग करते थे और फिर उनको मारते थे? बड़ी सफाकियत से मारते थे। मैंने बताया ना कि ड्रिल मशीन से लेके उनके बॉडी के पार्ट्स करने से लेके बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी आई कि जिनमें रेप भी किया जा रहा होता था लड़कों के साथ, और सारी चीज़ें, मतलब कोई चीज़ नहीं छोड़ते थे वो। हर तरह से, मतलब जितना दिखा सकें, वो जितना खौफ बिठा सकें, जितना लोगों को डरा सकें, वो हर चीज़ वो कर रहे थे। सर बहुत आवाम कराची की मरी थी इसमें तो। काफ़ी लोग मरे थे उस वक़्त। किसी को नहीं बख्शते थे। जो कहते हैं ना, जो हत्थे चढ़ गया बस वो गया। सर ये अपने सराउंडिंग एरियाज़ के भी बाहर से भी निकल के बंदा उठा के ले जाते थे। मैं बता रहा हूँ पूरे शहर में करते थे। ये सिर्फ़ ये नहीं है कि लियारी के आस-पास दिख गया, लियारी में कोई दिख गया, वहाँ तो लियारी में तो वो शायद ही कोई दिखता हो, कौन जाएगा उस टाइम पर। लेकिन जो सराउंडिंग्स है, जो ओल्ड सिटी एरियाज़ है, वो तो महाजिर कम्युनिटीज़ के एरियाज़ थे ना, तो वहाँ उन लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। बोलते हैं खारा दरवाज़ा सब खाली हो गया कुछ था। नहीं, कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं छोड़ते थे। गार्डन हो गया, खारा दर हो गया, ये मीठा दर के एरियाज़ हो गए, जितने भी लियारी के सराउंडिंग्स में एरियाज़ लगते हैं, वो तो समझ लें कि बेचारे जिस तरह सर्वाइव कर रहे थे उन दिनों, वो बहुत मुश्किल था उन लोगों बोलते के हैं लिए। खवातीनों ने भी उस वक़्त अपनी खिड़कियों के ऊपर बंदूकें लेके खड़ी हो गई थी आखिर में। ये जो देखिए उर्दू स्पीकिंग ये एक एरियाज़ से। वक़्त आया था, एक वक़्त आया था कि जिसके पास जो पॉसिबल था, जो कर सकता था अपनी सेफ्टी के लिए, वो कर रहा था। चाहे उनमें ख़वातीन हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, हर कोई, क्योंकि सबको पता था कि यार हमें अपनी हिफ़ाज़त खुद करनी है। और वो ये देख रहे थे कि ये घरों तक में घुस रहे हैं। मतलब उनके लिए कोई बात नहीं थी किसी के घर में घुसना, किसी को निकालना और उस वहीं खड़े होके उसको मारना,
ये कोई ऐसी बात नहीं थी उनके लिए, उनको किसी का डर नहीं था वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वो छुप-छुपा के काम करते थे, वो सब काम खुल्लम-खुल्ला किया करते थे। सर ये ड्रिल किस तरीके से करके बंदे को मारते थे? ड्रिल मतलब ड्रिल, जैसे ड्रिल मशीन आप दीवारों पे करते हैं, वो वैसे इंसानों पे इंसानों करते में थे, करते थे। उनके हाथ पैरों पे करते थे, उनके चेहरों पे करते थे, उनके सर पे करते थे, उनके पैरों पे करते थे। मतलब वो जितना ज़्यादा वो इम्प्रेशन देते थे कि यार हम कितने ज़ालिम हो सकते हैं, आप जितना सोच लो हम उससे भी ज़्यादा ज़ालिम हो सकते हैं। सर बोलते हैं कि कोई तरियाक और रियाक का नशा-वशा करते थे ये लड़के। ये तरी बेसिकली लियारी के जो गैंगस्टर थे वो तरियाकी मशहूर थे। वो तरियाक का नशा करते थे, उसकी वजह ये भी हुआ करती थी कि जैसे मोर्चों पे बैठना, जागना, एक्टिव रहना, ये सारी चीज़ें उसके लिए ये ज़्यादा नशा किया करते थे। डबल डोज़। डबल डोज़ कह लें आप उसको, कि उनको एक्टिव रहना है, या आप ये उसको कह लें कि बूस्टर, उनके लिए एज़ अ बूस्टर काम करते थे ये। सर फिर इनके ऊपर कैसे काबू पाया गया? ये इनके ऊपर काबू देखें, जब वो 2013 का जो कराची ऑपरेशन होता है, बस वही था उसका हल। और वो ऑपरेशन जब हुआ तो उसमें जो भाग सकते थे भाग गए, जो पकड़े गए वो पकड़े गए, जो मारे जाए जो, क्योंकि ये जब स्टेट फैसला कर लेती है ना कि उसको ये काम करना है, तो वो काम करती है बैठ के। तो स्टेट ने उस दिन फैसला कर लिया था कि हमें काम करना है। और क्योंकि पुलिस, तो आपको पता है कि किस तरह से पुलिस का किरदार रहा है हमेशा से, और ख़ास तौर पे लियारी में। तो अगर हम पुलिस के ऊपर छोड़ते तो कभी सो बोलते थे नहीं पुलिस की मोबाइलों में खुद घूम रहे होते थे। पुलिस की मोबाइलों में, बख्तरबंद गाड़ियों खुद में, ये जेंगो सारी वीगो चीज़ें, लेके सायरन तो लगा ये के घूम। सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो इसलिए, लेकिन जब हमने देखा कि पैरामिलिट्री फ़ोर्स भी इन्वॉल्व हुई है उसमें, तो और उसके बाद जब उनको फुल फ्लैश पावर्स दी गई और उन्होंने काम किया, तो उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने, कि आज के लियारी में और उस वक़्त के लियारी बहुत फ़र्क। में बहुत, क्या मतलब समझ लें, बिल्कुल ही तब्दील हो चुका है सब कुछ। आज आप भी घूम सकते हैं, मैं भी घूम सकता हूँ, उस वक़्त तो कोई भी नहीं जा सकता था। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर बाबा लाडला, उस्ताद ताजू, ये जो बड़े अहम किरदार हैं, इनकी क्या सफाकियत थी, ये किस तरीके से अपने ग्रुप को चलाते थे, इस पे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये थे फराज खान साहब और इन्होंने बताया कि लियारी ऑपरेशन से पहले जो लियारी की सूरत हाल थी, गैंगवार जब उरूज पर था, कौन सा ग्रुप किस तरीके से काम करता था और कौन सा कमांडर किसके लिए काम करता था। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपको बाबा लाडला और इसके साथ साथ गफ़ार ज़िक्री, जितने भी अहम किरदार थे, उनकी सफाकियत और वो किस तरीके से काम करते थे, वो सब बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।